नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउस वायरिंग सिस्टम और हाउस वायरिंग के इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापक यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने क्वेश्चन आंसर होंगे ऑब्जेक्टिव उसको लास्ट में करेंगे। सबसे पहले जानिए हाउस वायरिंग दो तरह के होते हैं, एक ब्रिज प्रणाली ट्री सिस्टम, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ब्रिज प्रणाली का ये फिगर है, डायग्राम है, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का ये फिगर है। इसमें ब्रिज सिस्टम में इस प्रणाली में इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो वितरण होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का वितरण मेन लाइन से लिया जाता है, जगह जगह पे टैपिंग करके किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज है, इसका अवगुण बहुत ज़्यादा है। इसमें फ्यूज कई जगह लगे होते हैं, इसका फ्यूज कई जगह पर फैला रहता है। इसके फ्यूज जलने पर पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसका जो फ्यूज होता है कहाँ जल गया, ब्रिज प्रणाली में इसका फ्यूज जलने पर पता लगाना बहुत कठिन होता है, यानी फॉल्ट खोजना कठिन होता है। जोड़ की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसमें ट्री प्रणाली में जोड़ की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, यानी ड्रॉप अधिक होता है। इसमें जो जोड़ की संख्या यानी ड्रॉप अधिक होता है। इस प्रणाली का प्रयोग पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये अभी हम लोग के घरों में वायरिंग किया जाता है इस सिस्टम से। डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ है कि फेज और न्यूट्रल को अलग अलग जगह में बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ ही है फेज और न्यूट्रल को अलग अलग जगह में बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन हाउस वायरिंग में सप्लाई मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को दी जाती है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को दी जाती है। MDB मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, MDB मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को दी जाती है और फिर इन बोर्ड से ब्रांच सर्किट को दी जाती है। उसके बाद ब्रांच सर्किट को दी जाती है, सर्किट जो होता है ब्रांच सर्किट उसको दी जाती है। इस प्रणाली में तार के मध्य जोड़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और प्रत्येक का अपना फ्यूज होता है। इसका जो होता है प्रत्येक का अपना फ्यूज होता है। एक पॉइंट आपको लिख दिया है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के नियम 31 और 32 के अनुसार फेज वायर पर फ्यूज और न्यूट्रल वायर पर न्यूट्रल लिंक लगाना चाहिए। इसके पश्चात एनर्जी मीटर। फेज वायर पर फ्यूज और न्यूट्रल वायर पर न्यूट्रल लिंक लगाना चाहिए, इसके बाद एनर्जी मीटर लगाना चाहिए, जैसे आपको फिगर में दिखाए हैं। देखिए फेज वायर है, न्यूट्रल वायर है, तो इसमें फ्यूज लगा हुआ है और न्यूट्रल लिंक लगा हुआ है, न्यूट्रल लिंक है। उसके बाद एनर्जी मीटर लगा हुआ है। तो ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के नियम 31 और 32 के तहत है। वायरिंग के नियम लिख दिए हैं, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको आसानी से आप एक बार लिख सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाए। एक बार स्क्रीनशॉट लेके आसानी से इसे लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको लिख दिए हैं। ये है वायरिंग के नियम। फर्स्ट नियम देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट नियम कह रहा है कि AC और DC का वायरिंग अलग अलग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 3 फेज सप्लाई में फेज का तार का रंग जो होना चाहिए रेड येलो ब्लू होना चाहिए, RYB होना चाहिए, RYB। 3 फेज सप्लाई में फेज के तार का जो रंग होगा रेड येलो ब्लू होगा। नेक्स्ट, न्यूट्रल तार का रंग ब्लैक और अर्थ के तार का रंग ग्रीन होगा। न्यूट्रल जो वायर होता है उसका रंग ब्लैक होता है, देखे होंगे, अर्थ का तार का रंग ग्रीन होता है। ये सब पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि DC सप्लाई में पॉजिटिव टर्मिनल को रेड कलर से, कौन कलर से, पॉजिटिव टर्मिनल DC सप्लाई में रेड कलर के तार से जोड़ना चाहिए और नेगेटिव टर्मिनल को ब्लैक या ब्लू कलर के रंग से जोड़ना चाहिए, रंग के तार से जोड़ना चाहिए। किसमें, DC सप्लाई में। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, फेज तार में फ्यूज और न्यूट्रल तार में न्यूट्रल लिंक लगना चाहिए। फेज तार में फ्यूज और न्यूट्रल तार में न्यूट्रल लिंक लगना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी या फर्श से इलेक्ट्रिक बोर्ड की ऊंचाई जो होनी चाहिए 1.5 मीटर होनी चाहिए। कितनी मीटर होनी चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए। पॉइंट याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। 1.5 मीटर होना चाहिए। जो स्विच दिया जाता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड का स्विच जो रहता है उसके बारे में पूछ रहा है, ये 1.5 मीटर होना चाहिए। यही बोर्ड ये इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होना चाहिए, सभी बोर्ड खुलने वाले दरवाजे के दाहिने तरफ होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होगा वो जो दरवाज़ा खोलेंगे
उसके दाहिने साइड होना चाहिए। जो दरवाज़ा खोल रहे हैं हम लोग, ऐसे खोल रहे हैं दरवाज़ा, तो दाहिने साइड होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये सीलिंग फ़ैन। सीलिंग फ़ैन ऊपर वाले छत में जो लगे रहते हैं फ़ैन, सीलिंग फ़ैन कम से कम 2.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछा है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में कितने होना चाहिए, 2.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। सभी बोर्ड खुलने वाले दरवाजे के दाहिने तरफ होना चाहिए, देख लिए हैं। यदि परिपथ में 250 वोल्ट से अधिक वोल्ट हो तो डेंजर चिन्ह मेन बोर्ड पे लगा देना चाहिए। डेंजर्स का चिन्ह मेन बोर्ड पर लगा देना चाहिए। कितना, 250 वोल्ट से अधिक हो तो। लाइटिंग सर्किट जो होता है, लाइटिंग सर्किट है, उसमें 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। जो पॉइंट होना चाहिए वो 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे समझिए 5 एम्पेयर से अधिक करंट नहीं होना चाहिए। किसमें, लाइटिंग सर्किट में। और पावर सर्किट में 2 पॉइंट या 3000 वाट या 15 एम्पेयर से अधिक नहीं होना चाहिए। किसमें, पावर सर्किट में। पावर सर्किट में 2 पॉइंट या 3000 वाट या 15 एम्पेयर से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कुछ नियम है, वायरिंग के नियम है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के नियम के तहत। ये 31 और 32 के तहत ये नियम है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थिंग के बारे में समझिए। अर्थिंग का कुछ डायग्राम बताए हैं, उससे समझाएंगे आपको। अर्थिंग जो है, जैसे किसी विद्युत परिपथ में दोष आ जाए, जैसे थंडरिंग के बारे में जानते हैं, बिजली जो गिरता है, कोई टावर है या कुछ जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसको ही अर्थिंग ले लेता है नज़दीक से और नीचे ना जाकर के उस पर ही चला जाता है। तो थंडरिंग का प्रॉब्लम से आप समझ रहे होंगे। ऐसे समझिए, अर्थिंग का डेफिनेशन समझिए। अर्थिंग किसी विद्युत परिपथ में दोष या थंडरिंग या अधिक वोल्टेज आ जाने या ह्यूमन बॉडी का संपर्क परिपथ में आ जाने से परिपथ और ह्यूमन लाइफ दोनों बर्बाद हो जाता है, दोनों नष्ट हो जाता है। ऐसा ना हो इसके लिए आवश्यक है परिपथ का अधिक धारा, अधिक वोल्टेज, 0 वोल्टेज में यानी अर्थिंग की ओर भेज दिया जाए। ऐसा करने के लिए परिपथ का संपर्क अर्थ से कराना होता है। ऐसा करने के लिए जो परिपथ उसका संपर्क अर्थ से कराना होता है। इसे ही अर्थिंग कहा जाता है, जिसे अर्थिंग कहा जाता है। जैसे देखिए, ये एक परिपथ दिखाए हैं आपको, तो इसमें जो एक फेज है, एक न्यूट्रल है, एक अर्थ है, 3 फेज का है। तो अर्थिंग एक यहाँ डाल दिए हैं, तो इसमें कोई संपर्क आएगा तो ये चला जाएगा अर्थ में, तो इससे परिपथ भी बच जाएगा और ह्यूमन लाइफ या जो भी एनिमल लाइफ जो भी आएगा संपर्क में वो बच जाएगा। इसमें अर्थिंग का कार्य है, एक डिफिनेशन समझिए, जानिए। अर्थिंग का कार्य क्या है, ह्यूमन लाइफ और इलेक्ट्रिक उपकरण को सुरक्षा प्रदान करना। इसका कार्य क्या है, ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन और इलेक्ट्रिक उपकरण को सुरक्षा प्रदान करता है अर्थिंग। अब इसमें अर्थिंग करने की प्रक्रिया है कि जितना मिट्टी में जितना गहरा डेप्थ खोदेंगे, अर्थिंग का जो रिस्टांस होगा वो उतना घटता जाएगा। तो जैसे देखिए, आपका ये गड्ढा खोदा है, दिखा रहे हैं, ये गहराई है। तो इसमें जितना गहराई रहेगा अर्थिंग का रेजिस्टेंस उतना कम होगा। इसमें जो दिया जाता है अर्थिंग, उसमें प्लेट दे दिया जाता है। प्लेट कंडक्टिंग प्लेट रहता है, ये कंडक्टिंग प्लेट दिया जाता है। ये कॉपर का भी होता है, आयरन का भी होता है। कॉपर का रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस 0 से 0.5 ओम तक रहेगा, और आयरन या Fe आयरन का रहेगा तो 2 से 3 ओम तक रहेगा। तो इसलिए इस तरह का प्लेट दिया जाता है। और इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड इसमें डाल दिया जाता है, जिससे ये, तो इसमें देखिए इसे प्लेट से एक पाइप जोड़ दिए हैं इसमें, और ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये प्लेट सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ से वायरिंग इसमें टच करा दिया जाता है। तो ये है कुछ अर्थिंग का नियम। अगर यही पथरीली क्षेत्र है तो उस जगह पे कैसा किया जाता है, स्पीकल कील वाला अर्थिंग किया जाता है, कील जैसा अर्थिंग किया जाता है। ये पथरीली जगहों पे, ये ऐसे नॉर्मल जगहों पे ऐसे इसको इस तरह का वायरिंग किया जाता है। तो ये कुछ वायरिंग के नियम थे, मतलब कुछ वायरिंग के जानकारी थे, इससे संबंधित हम लोग जानेंगे। कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं, जैसे हॉर्स वायरिंग के इंस्टॉलेशन के समय मापक यंत्र।
हाउस वायरिंग जब होता है उसमें इंसुलेशन के करने के समय मापक यंत्र कौन कौन यूज किया जाता है। जैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस मापने के लिए हम लोग ओम मीटर या मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अर्थ का रेजिस्टेंस मापने के लिए अर्थ टेस्टर का उपयोग करते हैं। उसी तरह इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापने के लिए मेगर मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापने के लिए मेगर मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम से कम 1 मेगा ओम का होना चाहिए। इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 मेगा ओम का होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस अधिक से अधिक होना चाहिए ताकि लीकेज करंट कम से कम हो। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो अधिक से अधिक होना चाहिए ताकि लीकेज का जो करंट होगा वो कम से कम हो। देखिए जैसे आपको दिखा रहे हैं मेगर, ये है मेगर ये डीसी जनरेटर ही एक टाइप का डीसी जनरेटर है। ये डीसी जनरेटर जैसे उसमें देखे थे कम्यूटेटर और आर्मेचर के बारे में, तो उस तरह का यहीं इसमें ही एक ये पुल्ली है, एक इधर है। ये 160 आरपीएम रूट पर मिनट स्क्वायर से चलता है। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस कौन मापता है? मेगर मापता है। पूछता है क्वेश्चन, मेगर का रेंज होगा परिपथ के वोल्टेज से 2 गुना होना चाहिए। मेगर का जो रेंज होगा परिपथ वोल्टेज के रेंज से 2 गुना होना चाहिए। यानी परिपथ वोल्टेज का रेंज 220 वोल्ट है तो मेगर का होना चाहिए 440 वोल्ट। तो ये मेगर का रेंज होना चाहिए। इस तरह से कहने का मतलब है कि परिपथ के वोल्टेज से 2 गुना होना चाहिए मेगर का रेंज। मेगर पॉइंट एक लिख दिया है। मेगर एक डीसी जनरेटर है, इसे कभी एसी सप्लाई सर्किट से नहीं जोड़ना चाहिए। मेगर एक डीसी जनरेटर है, इसे कभी एसी सप्लाई से नहीं जोड़ना चाहिए। कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस कौन मापता है? मल्टीमीटर, ओम मीटर, मेगर या वाट मीटर। तभी हम लोग देखें इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापता है मेगर। नेक्स्ट है अर्थ रेजिस्टेंस मापता है कौन? मल्टीमीटर, ओम मीटर, अर्थ टेस्टर, मेगर। अर्थ रेजिस्टेंस मापता है अर्थ टेस्टर। नेक्स्ट है कि मल्टीमीटर मापता है क्या मापता है? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कॉन्टिन्यूटी या सभी। तो मल्टीमीटर जो मापता है ये सभी को मेजरिंग करता है। मल्टीमीटर वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और कॉन्टिन्यूटी सभी को मल्टीमीटर मेजरिंग करता है। नेक्स्ट है फर्श से इलेक्ट्रिकल बोर्ड की ऊंचाई होनी चाहिए। फर्श से इलेक्ट्रिक बोर्ड की ऊंचाई होनी चाहिए कितनी? 2 मीटर, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर या 1 मीटर। तो फर्श से इलेक्ट्रिकल बोर्ड की ऊंचाई होनी चाहिए 1.5 मीटर, अभी हम लोग देखें। नेक्स्ट है सीलिंग फैन की ऊंचाई होनी चाहिए। सीलिंग फैन, छत में फैन लगा तो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए कितनी? 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर या 1.5 मीटर। सीलिंग फैन की ऊंचाई होनी चाहिए 2.5 मीटर। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।